लर्निंग लाइफ कंटेंट में आपका स्वागत है। कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें आपके लिए और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां प्रस्तुत करने के लिए उत्साहित करता है। वो आए थे या हमने बुलाया था। वो कहते हैं वी डिस्कवर्ड यू। उनकी किताबों में लिखा है एज ऑफ डिस्कवरी। डिस्कवरी भाई, हम कोई खो गए थे क्या? हम तो यहीं थे, अपने घर में, अपनी जमीन पर। हजारों साल से हमारे बाजार चल रहे थे, हमारी तहजीब थी, हमारे राजा थे, हमारी प्रजा थी। फिर ये डिस्कवरी का ड्रामा क्यों? सच तो ये है कि 1497 में वास्को डी गामा डिस्कवरी करने नहीं आया था, वो रास्ता ढूंढने आया था। एक ऐसा रास्ता जिससे हमारे मसालों की महक, हमारे कपड़े की शान और हमारे सोने की चमक सीधे उनके देशों तक पहुंच सके। ये एक्सप्लोरेशन नहीं थी, ये प्लानिंग थी, एक ग्रैंड प्लानिंग। उन्होंने हमें एक्सप्लोर नहीं किया, उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया। ये कहानी डिस्कवरी की नहीं, धोखे की पहली दस्तक की है। उनके लिए ये एक नया ट्रेड रूट था, हमारे लिए ये हमारे घर में एक चोर दरवाजा बनने वाला था। ये हमें नहीं पता था। वो समंदर के रास्ते आए, हाथ में कंपास और आंखों में लालच ली। उन्होंने हमारे राजाओं को तोहफे दिए, मीठी बातें की और बदले में हमारी जमीन पर एक छोटी सी जगह मांगी, सिर्फ एक फैक्ट्री लगाने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा व्यापार करने के लिए। हमने सोचा अतिथि देवो भव, मेहमान हैं, आने दो, क्या ही कर लेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने उनकी नीयत नहीं समझी, हम उनके इरादों को नहीं पहचान पाए। वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो एक सोच थे, एक ऐसी सोच जिसे हर चीज में सिर्फ फायदा दिखता है, इंसान नहीं। वो धीरे धीरे हमारे घर में घुसते गए और हम उन्हें जगह देते गए। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर फ्रेंच और आखिर में आखिरी कील ठोकने वाले ब्रिटिश। सबका पैटर्न सेम था, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। आओ, मुस्कुराओ, हाथ मिलाओ और फिर पीठ में छुरा घोंप दो। उन्होंने हमारे राजाओं को आपस में लड़वाया, एक को सपोर्ट किया, दूसरे को हराया। जो जीता उससे उसकी जीत की कीमत वसूली, जो हारा उसकी जमीन हड़प ली। ये शतरंज का खेल था जिसमें मोहरे भी हम थे और बोर्ड भी हमारा था। खेलने वाला कोई और था। गद्दारी हमारे खून में नहीं थी, पर उन्होंने इसका जहर हमारे रिश्तों में घोल दिया। एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया। उन्होंने हमारी ताकत को हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया और हम आपस में ही उलझे रहे। दिल्ली में कौन बैठेगा, बंगाल किसका होगा, डेक्कन पर किसका राज होगा। इस चक्कर में हम ये भूल गए कि दरवाजे पर दुश्मन नहीं, एक बीमारी खड़ी है। एक ऐसी बीमारी जो पहले हमारी तिजोरियों को खाली करेगी, फिर हमारी जमीन को और आखिर में हमारी आत्मा को। शिवाजी महाराज ने इसे पहचाना, उन्होंने इनकी चाल को समझा, उन्होंने स्वराज का सपना देखा और उसके लिए लड़े। लेकिन एक अकेला आदमी कब तक और कितनों से लड़ेगा? जब घर के ही लोग दुश्मन से जा मिले तो कईले अंदर से टूट जाते हैं। हमारी टूटी हुई एकता ने उन्हें वो मौका दिया जिसका वो सदियों से इंतजार कर रहे थे। हमने उन्हें नहीं बुलाया था, पर हमने उनके लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया था। ब्रिटिश अलग थे, बहुत स्मार्ट। उन्हें समझ आ गया था कि तलवार से ज्यादा ताकत कानून में होती है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए। नाम में कंपनी, काम में हुकूमत। शुरू में ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे ये देश की सबसे बड़ी जमींदार, सबसे बड़ी फौज और सबसे बड़ी अदालत बन गई। उन्होंने नए नए कानून बनाए, ऐसे कानून जो सुनने में तो बहुत फेयर लगते थे, पर असल में हमारी जेब काटने के लिए डिजाइन किए गए थे। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाया, जिसका बेटा नहीं, उसका राज्य कंपनी का। उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया, जमीन किसान की, लेकिन लगान इतना कि फसल उगाने वाला ही भूखा मर जाए। ये लूट का एक नया सोफिस्टिकेटेड तरीका था। ये वो डाकू थे जो चाकू से नहीं, कलम से मारते थे। उनका सबसे बड़ा हथियार था डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। उन्होंने हिंदू को मुसलमान से लड़वाया। एक को बोला देखो वो तुम्हारा हक छीन रहा है, दूसरे को बोला देखो वो तुम पर हावी हो रहा है। हजारों साल से जो लोग साथ ईद मनाते थे, साथ दिवाली के दिए जलाते थे, उनके दिलों में नफरत के बीज बो दिए।
उन्होंने हमारी भाषा बदली, हमें इंग्लिश सिखाई ताकि हम उनके अच्छे गुलाम बन सकें। उन्होंने हमें हमारे ही इतिहास से शर्मिंदा करना शुरू कर दिया। हमें बताया कि तुम लोग तो जाहिल थे, हमने आकर तुम्हें अक्ल दी है। ये सिर्फ जमीन की गुलामी नहीं थी, ये दिमाग की गुलामी थी। वो हमारी नस्लों को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि वो हमसे बेहतर है और हम उनके बिना कुछ नहीं है। सिराज उद दौला बंगाल का नवाब जवान खून था। उसने उनकी चाल को समझा, उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्लासी की लड़ाई में उसके अपने ही सेनापति मीर जाफर ने उससे धोखा दे दिया। गद्दारी, वही पुराना जख्म। इस एक धोखे ने पूरे हिंदुस्तान का नसीब लिख दिया। प्लासी के बाद कंपनी के हौसले बुलंद हो गए। फिर उन्होंने टीपू सुल्तान को देखा, द टाइगर ऑफ मैसूर, एक ऐसा बादशाह जो रॉकेट टेक्नोलॉजी समझता था, जिसके पास मॉडर्न फौज थी। वो आखिरी उम्मीद था, लेकिन वहां भी धोखा और गद्दारी। उसके अपने ही लोगों ने अंग्रेजों से सौदा कर लिया। टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हो गया, लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। इनकी कहानियां हमें बताती हैं कि हम कमजोर नहीं थे, हम बस एकजुट नहीं थे। धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान उनकी मुट्ठी में आ गया। राजाओं से उनके ताज छीन लिए गए, उन्हें पेंशन पर रख दिया गया। जमींदारों से उनकी जमीन छीन ली गई। कारीगरों के हाथ काट दिए गए ताकि मैनचेस्टर में बनी उनकी मिल का कपड़ा बिक सके। हमारे खेत नील उगाने लगे ताकि उनके कपड़े रंगीन हो सके। भले ही हमारे किसान भूखे मर रहे थे। सोने की चिड़िया कहते थे इस देश को। उस चिड़िया के पंख काट दिए गए, उसकी गर्दन मरोड़ दी गई और उसका सारा सोना जहाजों में भरकर लंदन भेज दिया गया। ये एक ऐसी लूट थी जो 450 साल तक चली। ये सिर्फ दौलत की लूट नहीं थी, ये हमारे स्वाभिमान की लूट थी। 100 साल हो गए थे प्लासी की लड़ाई को। 100 साल। सब्र का बांध अब टूट रहा था। अंदर ही अंदर एक आग सुलग रही थी। किसान, कारीगर, सिपाही, राजा, रानी, सबके दिल में एक ही घुटन थी। और फिर एक चिंगारी भड़की। चिंगारी का नाम था मंगल पांडे। बैरकपुर की छावनी में एक सिपाही। खबर आई कि फौज को जो नए कारतूस दिए जा रहे हैं उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। उसे मुंह से छीलना पड़ता था। हिंदू के लिए गाय पवित्र, मुसलमान के लिए सुअर हराम। ये सिर्फ एक कारतूस की बात नहीं थी, ये सीधे धर्म पर हमला था। यह उस आखिरी धागे को तोड़ने की कोशिश थी जिससे हमारा ईमान बंधा था। मंगल पांडे ने उस कारतूस को हाथ लगाने से मना कर दिया। उसकी बंदूक गरजी और उसने बगावत का बिगुल फूंक दिया। यह आग मेरठ से उठी और देखते ही देखते पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गई। यह सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, यह जन आक्रोश था। गुस्से की एक लहर थी। दिल्ली में बूढ़े बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया गया। कानपुर में नाना साहब पेशवा ने मोर्चा संभाला। उनके साथ थे उनके वीर सेनापति तात्या टोपे। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन एक नाम जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, वह था रानी लक्ष्मीबाई का। झांसी की रानी अपने बेटे को पीठ पर बांधकर, दोनों हाथों में तलवार लिए, वह मर्दानी मैदान ए जंग में ऐसे लड़ी जैसे साक्षात महाकाली उतर आई हो। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज थी। लेकिन इस बगावत में जोश था, पर आपस में तालमेल नहीं था, एक कॉमन प्लान नहीं था। सब अपने अपने इलाके के लिए लड़ रहे थे, एक देश के लिए नहीं। और फिर वही पुरानी कहानी, गद्दारी। अंग्रेजों ने हमें फिर से आपस में तोड़ दिया। कुछ राजा महाराजा उनके साथ मिल गए। पैसों के लालच में, जमीन के लालच में उन्होंने अपने ही भाइयों का खून बहने दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। दिल्ली की सड़कों पर कत्ल ए आम हुआ। हजारों बेगुनाहों को फांसी पर लटका दिया गया। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। 1857 का गदर यानी द ग्रेट रिबेलियन फेल हो गया। हम हार गए, पर इस हार में भी एक जीत छिपी थी। 1857 ने अंग्रेजों को यह बता दिया कि हिंदुस्तानियों को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। और इसने हमें हिंदुस्तानियों को पहली बार यह एहसास दिलाया कि हम सब एक हैं, हमारा दुश्मन एक है, हमारा दर्द एक है। अब कंपनी का राज खत्म हुआ और सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी मल्लिका विक्टोरिया का राज शुरू हुआ।
उन्होंने कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब न्याय होगा। लेकिन गुलामी तो गुलामी होती है, मालिक बदलने से जंजीरें नहीं टूटती। 1857 एक अंजाम नहीं था, यह एक शुरुआत थी। तलवार की लड़ाई हम हार गए थे, लेकिन अब एक नई लड़ाई शुरू होने वाली थी। दिमाग की लड़ाई, आत्मा की लड़ाई। 1857 के बाद अंग्रेजों को लगा कि अब सब शांत हो गया। उन्होंने हमसे हमारी तलवारें छीन ली थीं, लेकिन वो यह भूल गए थे कि असली बगावत दिमाग में शुरू होती है। अब लड़ाई मैदान ए जंग से निकलकर स्कूलों, कॉलेजों और अखबारों के पन्नों पर आ गई थी। स्वामी विवेकानंद शिकागो गए और उन्होंने दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान का दर्शन क्या है। उन्होंने हमें हमारे ही कल्चर पर, हमारी ही शक्ति पर गर्व करना सिखाया। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनकी इस आवाज ने सोए हुए देश की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। यह आजादी की लड़ाई का आध्यात्मिक फेज था। हम पहले अपने अंदर से आजाद हो रहे थे। धीरे धीरे यह आग सियासी रूप लेने लगी। बाल गंगाधर तिलक ने गरज कर कहा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये लाइन नहीं थी, ये एक मंत्र बन गया। लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की, प्रोटेस्ट करना शुरू किया, अपनी आवाज उठानी शुरू की। फिर एक आदमी साउथ अफ्रीका से लौट कर आया, पतला सा, चश्मा पहने हुए, हाथ में एक लाठी लिए। मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने आजादी की लड़ाई का पूरा ग्रामर ही बदल दिया। उन्होंने कहा, हम लाठी गोली से नहीं लड़ेंगे, हम सत्य और अहिंसा से लड़ेंगे। सत्याग्रह, हम उनकी लाठियां खाएंगे पर हाथ नहीं उठाएंगे। हम जेल जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। यह एक अजीब लड़ाई थी जिसे अंग्रेज समझ ही नहीं पाए। एक तरफ गांधी का शांत समंदर था तो दूसरी तरफ क्रांति का उबलता हुआ ज्वालामुखी भी था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये वो नौजवान थे जिनके खून में उबाल था। उनका कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उन्होंने असेंबली में बम फेंका, किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आवाज पूरे देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद, उनका यह नारा आजादी का तराना बन गया। वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन उन्होंने गुलामी की जिंदगी से मौत को बेहतर समझा। एक तरफ नेहरू की अक्ल थी तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस का जोश, जिन्होंने देश के बाहर जाकर आजाद हिंद फौज बनाई और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सब अलग अलग रास्ते थे पर मंजिल सबकी एक थी, आजादी, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अंग्रेज परेशान थे। वो लाठी से दबाने की कोशिश करते तो लोग और ज्यादा हो जाते। वो कानून से बांधने की कोशिश करते तो लोग कानून तोड़ देते। वो जेल में डालते तो जेल कम पड़ जाती। जलियांवाला बाग में उन्होंने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई। उन्हें लगा कि देश डर जाएगा, पर देश डरा नहीं। देश का खून और खौल उठा। अब यह साफ हो गया था, ये लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। ये लोग अब अपनी आजादी लेकर रहेंगे। आजादी की आत्मा अब पूरे देश में जाग चुकी थी। आजादी मिलने वाली थी, ये सबको दिख रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 ने ब्रिटिश एम्पायर की कमर तोड़ दी थी। अब उनके पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो हिंदुस्तान जैसे विशाल देश को कंट्रोल कर सके। लेकिन जाते जाते उन्होंने हमें एक आखिरी और सबसे गहरा जख्म दिया। उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल का बीज बोया था वो अब एक जहरीला पेड़ बन चुका था। जिन्ना ने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग कर दी। हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। वो भाई जो कल तक साथ रहते थे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। अंग्रेजों ने इस आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने एक आदमी सिरिल रैडक्लिफ को बुलाया जिसे हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने एक नक्शे पर लकीर खींची और एक देश के 2 टुकड़े कर दिए। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये दिलों का, परिवारों का, रिश्तों का और यादों का बंटवारा था। रातों रात लोगों को अपने घर, अपनी जमीन, अपने पुरखों की मिट्टी छोड़कर अनजान जगहों के लिए निकलना पड़ा। इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ। ट्रेन की ट्रेन लाशों से भरकर आती थी, इधर से भी उधर से भी। लाखों लोग मारे गए, औरतें, बच्चे, बूढ़े। उनकी क्या गलती थी? उनकी बस इतनी गलती थी कि वो उस लकीर के गलत तरफ पैदा हो गए थे। ये आजादी की सुबह थी, लेकिन इस सुबह का सूरज खून से लाल था। हमें आजादी मिल रही थी,
लेकिन उसकी कीमत बेहद दर्दनाक थी। ये जख्म आज तक 75 साल बाद भी रिश्ता रहता है। और सिर्फ बंटवारा ही नहीं, उन्होंने हमें जो देश लौटाया वो अंदर से खोखला हो चुका था। बंगाल फैमिन 1943, 30 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए, सड़कों पर लाशें पड़ी रहती थीं। और अंग्रेज, चर्चिल ने कहा, फैमिन और नो फैमिन, इंडियंस विल ब्रीड लाइक रैबिट्स। उनके लिए हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। हमारे खेत से अनाज उनकी फौज के लिए जा रहा था और हमारे लोग यहाँ भूखे मर रहे थे। ये उनकी पॉलिसी का नतीजा था। उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। उन्होंने हमारी इकोनॉमी को तोड़ दिया था। जो देश दुनिया की जीडीपी का 25% हिस्सा था, वो अब दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बन गया था। सोचिए, हमने क्या कीमत चुकाई है। 450 साल की गुलामी, करोड़ों लोगों की मौत, लड़ाइयों में, अकालों में, दंगों में, हमारी दौलत की लूट, हमारे कल्चर पर हमला, हमारे स्वाभिमान का कत्ल। ये सब उस आजादी की कीमत थी जिसका जश्न हम हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं। ये आजादी हमें खैरात में नहीं मिली, ये भीख में नहीं मिली, ये हजारों लाखों नामों और बेनाम शहीदों के खून से खरीदी गई है। जब हम तिरंगा लहराते हैं तो हमें वो हर एक शहीद याद आना चाहिए, वो हर एक भूखा पेट याद आना चाहिए, वो हर एक उजड़ा हुआ परिवार याद आना चाहिए। और फिर वो रात आई, 14 अगस्त 1947 की रात, जब घड़ी की सुइयां 12 पर आईं तो एक देश सो रहा था गुलामी की नींद, और जब सुइयां आगे बढ़ीं तो वही देश आजादी की सुबह में जागा। दिल्ली के लाल किले पर यूनियन जैक को उतारा गया और हमारा तिरंगा, हमारी शान पहली बार लहराया गया। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, खुशी भी थी और गम भी। आंखों में आंसू थे, आजादी के भी और बंटवारे के दर्द के भी। नेहरू जी ने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। हिंदुस्तान जिंदगी और आजादी की तरफ जाग उठेगा। और हम जाग उठे। 450 साल की लंबी अंधेरी रात के बाद ये पहली सुबह थी, हमारी अपनी सुबह। लेकिन ये आजादी अधूरी थी। सियासी आजादी तो मिल गई थी, पर क्या हम सच में आजाद थे? आजाद थे उस गरीबी से जो अंग्रेज हमें देकर गए थे। आजाद थे उस नफरत से जिसका बीज वो बो कर गए थे। आजाद थे उस गुलाम मानसिकता से जिसमें हमें हर चीज में उनकी नकल करना सही लगता है। आजादी सिर्फ झंडा लहराना नहीं है, आजादी एक जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। उस देश को फिर से बनाने की जिम्मेदारी जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस भरोसे को फिर से बनाने की जिम्मेदारी जो दिलों के बंटवारे में टूट गया था। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। एक पीढ़ी ने खून देकर आजादी दिलाई थी, अब अगली पीढ़ी को पसीना बहाकर इस आजादी को बनाना था, संवारना था। ये कहानी 1054 से 1947 तक की, ये सिर्फ इतिहास की किताब का एक चैप्टर नहीं है। ये एक शपथ है, एक कसम जो खून से लिखी गई है। ये हमें याद दिलाती है कि जब जब हम आपस में टूटे हैं, तब तब बाहर वालों ने हम पर राज किया है। ये हमें याद दिलाती है कि गद्दारी की कीमत पूरी नस्लों को चुकानी पड़ती है। ये हमें उन वीरों की याद दिलाती है जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया ताकि हम आजाद हवा में सांस ले सकें। ये हमें बताती है कि आजादी कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। एक ऐसा सफर जिसमें हर कदम पर हमें जागरूक रहना है, एकजुट रहना है। तो आज जब हम आजाद हिंदुस्तान में खड़े हैं, एक सवाल अपने आप से पूछना जरूरी है। क्या आजादी सिर्फ एक बार जीती जाती है, या हर पीढ़ी को अपनी आजादी की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है? कभी भ्रष्टाचार से, कभी जातिवाद से, कभी गरीबी से और कभी उस नफरत से जो हमें फिर से तोड़ने की कोशिश करती है। शायद आजादी का मतलब ही यही है, कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, हमेशा चलती रहने वाली एक कोशिश, बेहतर बनने की, एकजुट रहने की। क्योंकि जिस आजादी को पाने में 450 साल और लाखों कुर्बानियां लगी हो, उसे खोने में एक पल की गेहफलत ही काफी है। ये इतिहास नहीं है, ये हमारे वजूद की वसीयत है, खून से लिखी हुई। लर्निंग लाइफ कंटेंट देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है और हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आए।